दोस्तों आज की सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं 24 की सरकार पे। ये है राज ठाकरे, होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ इनकी बड़ी बैठक हुई है। एक जमाने में हिंदुत्व के आइकन हुआ करते थे राज ठाकरे, और आप देख सकते हैं दोनों में मुलाकात हुई है। सिंगल डिजिट वोट शेयर है राज ठाकरे का, पर काफी प्रखर वक्ता है, उनके बेटे उनके साथ में हैं, और होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई है। जो बीजेपी के अंदर शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे। 10 सीटों पे महाराष्ट्र में, 10 सीटों पे महाराष्ट्र में जो है इनका वोट शेयर जो आता है वो नंबर 2 पे आता है। मुंबई रीजन में इंपैक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी और एनडीए के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? महाराष्ट्र का क्या है चुनावी समीकरण इस वक्त, कैसे बदलेगा? क्या उद्धव ठाकरे के मराठी वोट के अंदर राज ठाकरे जो है सेंध लगा पाएंगे? ध्यान से आप देखिए इसको। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में 48 सीट्स आती है और 9 करोड़ लगभग वोटर्स हैं, और इसमें 4 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं और 4 करोड़ 80 लाख पुरुष हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के बाद अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य है तो वो महाराष्ट्र है दोस्तों। इसीलिए महाराष्ट्र बहुत जरूरी है। और महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे कि पुरुष और महिला मतदाता के साथ में अगर मैं बताना चाहूं समीकरण क्या रहे हैं दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र जरूरी है क्योंकि 2019 और 14 जो है 2019 और 14 में क्या दोनों में सीट का फर्क हुआ है, कैसे बीजेपी बड़ी है या कम होगी, 2024 में किन बातों को एनडीए को ख्याल में रखना होगा। देखिए 24 की सरकार की एक्सक्लूसिव इलेक्शन एनालिसिस रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिल्ली में आज राज की कितनी गहरी बात हुई, कितने राज बाहर आए, अब जल्द ही इस पर से पर्दा उठ सकता है। दरअसल इस कड़ी में दिल्ली से आए एक फोन कॉल के बाद राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद वैसे राज ठाकरे तो दिल्ली से लौट गए, लेकिन यहां से महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बनने की ओर बढ़ चले हैं। इसी बात पर उद्धव ठाकरे गुट राज ठाकरे पर कटाक्ष कर रहा है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है, और राज ठाकरे जी शून्य है ही, तो शून्य 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 ही रहेगा। जबकि कांग्रेस भी राज ठाकरे की आड़ में सीधे बीजेपी पर हमला बोल रही है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिसके पास एक भी विधायक हो न हो, उसके पास अगर 4-5 वोट है तो उसको भी साथ में लेने की जरूरत 400 पार की बात करने वाले को क्यों पड़ रही? अचानक महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल शुरू हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह के तौर पर मराठा वोट बैंक दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, जिसका फायदा एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में मिला था। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 48 में से 41 सीटें मिली थीं, लेकिन 2020 में उद्धव एनडीए से अलग हो गए। उद्धव ठाकरे भी इंडिया गठबंधन के साथ मिल बीजेपी को हराने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, इसलिए ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। फिलहाल राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में उतने दमदार नहीं दिखते, लेकिन मराठा वोट बैंकों पर एक मनोवैज्ञानिक असर डालने में मदद जरूर मिल सकती है। अगर दो भाइयों की बात करें तो दोनों भाई भी अपनी खोई हुई सियासी जमीन को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि 24 की सरकार में दोनों ही भाई अपने वर्चस्व की लड़ाई कैसे जीतते हारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों महाराष्ट्र में एक तरफ एनडीए और एक तरफ यूपीए के गठबंधन में क्या फर्क है मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं आपकी इलेक्शन वॉल में। आपका इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी, ध्यान से देखिए। यह है बीजेपी की एनडीए दोस्तों। अजीत पवार गुट आ चुका है, शिवसेना गुट आ चुका है। अब यहाँ पे एमएनएस जो है वो आने की तैयारी में है। ये हमारे आरपीआई जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। ये अपने वन लाइनर के लिए जाने जाते हैं। तो ये बड़ा सा एनडीए का गुट है, ये बड़ा हुआ है। ये अजीत गुट और शिंदे। अब इंडिया गुट को देखिए आप। ये इंडिया गुट को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका इंडिया गुट, जहां पे उद्धव ठाकरे, यूबीटी सेना, ये प्रकाश अंबेडकर ये चले गए, ये अशोक चौहान जो है ये भी चले गए।
अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी मौजूद है, शरद पवार बस मौजूद है, तो ये गुट जो है ये थोड़ा पतझड़ है। इसमें यहाँ पे बची कुची एनसीपी है, ये पूरी एनसीपी नहीं है दोस्तों, ये बची कुची एनसीपी, बची कुची सेना और ये बची कुची कांग्रेस, तो ये पूरी बची कुची गठबंधन हो चुका है यहाँ पे। और एक तरफ महासुपर गठबंधन है, तो एनडीए का सुपर एनडीए महाराष्ट्र में वर्सेस बची कुची पार्टीज का बचा कुचा गठबंधन है यहाँ पे जो देख सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2014 और 19 के आंकड़े को आप देखिए। मैं क्यों कह रहा हूं सुपर एनडीए इन महाराष्ट्र वर्सेस बचा कुचा गठबंधन, क्योंकि डेटा स्क्रीन आपके स्क्रीन पर है। ध्यान से देखिए, 2014 में बीजेपी को 23 सीट मिली थी और 19 में भी 23 सीट मिली थी। दोनों में स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% था, क्योंकि 25 और 24 सीटों में से 23 सीट जीती थी। जो यूबीटी है, मतलब उद्धव ठाकरे सेना जब बीजेपी के साथ थी, उसका वोट शेयर 20% था। शरद पवार को दोनों में सीटें ज्यादा नहीं मिली, 4 की 4 सीटें ही रही। कांग्रेस पार्टी जानी जाती है घटती हुई सीटों के लिए, तो ऐसा ही उनका महाराष्ट्र के अंदर हुआ, जहां उनकी सीट घट गई 2 से 1 में। तो ये जितना गठबंधन इंडिया अलायंस का है, वो बची कुची पार्टीज का बचा कुचा वोट शेयर और सिकुड़ती हुई पार्टीज का गठबंधन है। वहीं अगर एनडीए को आप देखेंगे, बीजेपी मजबूत और फैट हुई एज एन अलायंस। उन्होंने एनसीपी में आधे में चली गई और अजीत पवार का गुट इधर आ गया और एकनाथ शिंदे भी उधर आ गया। एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लगातार घटती जा रही है। मतलब कांग्रेस की राजनीतिक किस्मत में महाराष्ट्र में घटना ही लिखा है, जो ये डेटा आपको यहां पे सजेस्ट क्लियरली कर रहा है। अब कास्ट समीकरण महाराष्ट्र के क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। कास्ट समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप राज ठाकरे और अमित शाह की मीटिंग को समझ पाएंगे। 38% ओबीसी, दोस्तों मैं ग्राफिक में रहना चाहूंगा, और बीजेपी ने पहले नॉन मराठा सीएम को बनाया था। 33% मराठा आते, 38% ओबीसी आते हैं, अनुसूचित जनजाति जो है 8% आते हैं, और दलित 10% आते हैं, मुस्लिम 11। बीजेपी ने नॉन मराठा सीएम बनाया इन फॉर्म ऑफ देवेंद्र फडणवीस, जो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ। बट ये मराठा वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी लड़ाई स्विंग मराठा वोट की है पूरे के पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और इसीलिए राज ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे के साथ में बीजेपी अलायंस कर रही है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति के अंदर किसी एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये न्यू एक्सपेरिमेंट है महाराष्ट्र की अलायंस पॉलिटिक्स के अंदर। और ये जो मराठा फैक्टर क्या है, ये इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ये ध्यान से करिए। मराठा पूरी आबादी का 33% आता है, ये स्विंग वोट है, और 20 से 22 सीटों पे, मतलब लगभग 45% सीटों पे मराठा वोट एक स्विंग वोट के रूप में है। तो अगर आपको मराठा वोट मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, तो 20 से 22 मतलब लगभग 45 to 50% सीट्स आप मराठा वोट के बगैर नहीं जीत सकते। और अगर ऐसा आप करना चाहते हैं, बीजेपी को पिछली बार 41 सीट्स आई थी दी एंटायर एनडीए अलायंस में, तो वो चाहते हैं कि 41 या उससे ज्यादा का आंकड़ा पहुंचे। उसके लिए उनको मराठा वोट जो 33% स्विंग वोट है, उसका 55% लेना जरूरी होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री बनाया है मराठा, और उप मुख्यमंत्री भी जो है वो भी मराठा बनाया गया है। मतलब अभी तक, और ये पहली बात नहीं है, हिस्टोरिकली अगर आप मराठा की राजनीति को देखेंगे तो 20 में से 12 मुख्यमंत्री जो हैं वो मराठा रहे हैं। अगर आप 2019 के वोट शेयर को देखेंगे, मराठा वोट कैसे स्प्लिट हुआ था, और ये कैच है, ये मैं चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दिया जाए। मराठा वोट पिछली बार ज्यादा उद्धव ठाकरे सेना को मिला था 39%, एनसीपी को 28 एंड बीजेपी 20%। तो बीजेपी को मेजॉरिटी ओबीसी वोट मिला था, जो मेन डोमिनेटिंग कास्ट है, पर स्विंग कास्ट है मराठा, और इस पे समझने की जरूरत है बीजेपी क्या हुआ है मराठा की पॉलिटिक्स के अंदर। ये वोट हाफ स्प्लिट हो चुका है, ये वोट हाफ स्प्लिट हो चुका है, क्योंकि उद्धव गुट और शिंदे गुट, ये हाफ स्प्लिट, एक तरफ शरद पवार गुट, दूसरी तरफ अजीत पवार गुट। जब ये दोनों हाफ स्प्लिट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा क्या है, मैं चाहता हूं पास स्लाइड को वापस से दिखाया जाए, ओबीसी वाली स्लाइड को, क्योंकि ये जो वोट है ये हाफ स्प्लिट हो चुका है। और इसके पहले वाली मैं चाहता हूं कि वापस से इलेक्शन स्लाइड को दिखाया जाए, कास्ट वाली को। ध्यान दीजिए, ये वोट अब 4 पार्टी स्प्लिट में हो चुका है। अजीत पवार गुट, शरद पवार गुट,
एकनाथ शिंदे सेना, उद्धव सेना, तो इसका इंपैक्ट जो है वो सीट कन्वर्ट करने में कम हो गया है। इसका मतलब ये वोट 2024 के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और ये वोट में बीजेपी की हिस्टोरिकल पकड़ रही है। तो ये पूरी राजनीति की चाणक्य नीति क्या है मराठा की, इस वोट को 4 भागों के अंदर स्प्लिट हो चुका है और ये किसी भी तरफ एक तरफा नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई सीट को जीतने के लिए आपको ये वोट, ओबीसी वोट का मेजॉरिटी चाहिए और ये 2019 और 14 में मेजॉरिटी बीजेपी के पास गया है। तो इसीलिए इस वोट के डोमिनेशन को ट्राइफोकेट करने के लिए, 4 भागों में बांटने के लिए ये 4 स्प्लिट हो चुका है और इस बार 24 के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वोट होने वाला है और इसीलिए राज ठाकरे की इंपॉर्टेंस इस वोट को फर्दर स्प्लिट करने के लिए है। आप ध्यान से समझिए, राज ठाकरे की इंपॉर्टेंस इसको वापस स्प्लिट करने के लिए जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मराठा वोट के कारण बीजेपी राज ठाकरे को एनडीए का हिस्सा बनाना चाहती है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है वजह 1, क्योंकि मुंबई के आसपास के इलाकों में वो नहीं चाहती कि उद्धव ठाकरे गुट कोई भी सीट को खोले। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में जाने से उद्धव की हिंदुत्व छवि कमजोर हुई है, तो वो वोट जो हिंदुत्व और मराठा में विश्वास दोनों में रखता है वो ज्यादा राज ठाकरे से अलाइन हो सकता है। वो डायरेक्ट वोट नहीं ला सकते पर उनकी इमोशनल अपील से एनडीए को फायदा हो सकता है। अगर आपको याद होगा, हाल ही में हनुमान चालीसा और अजान लाउडस्पीकर में पढ़ने वाले मुद्दे पे राज ठाकरे प्रबल थे, ना कि उद्धव ठाकरे। तीसरी, मुंबई और आसपास में राज ठाकरे का सर है। 10 सीट में राज ठाकरे 2019 असेंबली इलेक्शन में नंबर 2 की पार्टी हुआ करते थे और ये 10 में से 90% सीट मुंबई के आसपास के इलाके में आती है और बीजेपी को पता है कि अगर उद्धव ठाकरे का कोई भी इमरजेंस पॉलिटिकली हो सकता है तो मुंबई के आसपास हो सकता है, तो उद्धव ठाकरे को मुंबई में चारों तरफ पॉलिटिकली घेरो और इसीलिए चौथा, ठाकरे परिवार के निष्ठावान सिपाही रह चुके हैं। बड़े ठाकरे का जवाब बीजेपी छोटे ठाकरे से देना चाहती है। किसी भी स्थिति के अंदर बड़े ठाकरे को कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपैथी मराठा वोट नहीं देना चाहती है। और बड़ी बात, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, विधानसभा और बीएमसी इलेक्शन दोनों के अंदर इसका इंपैक्ट है। तो लोकसभा सिर्फ और सिर्फ पहली बात है, लोकसभा के बाद में असेंबली, असेंबली के बाद में बीएमसी। अब हम आपको राज ठाकरे की जो मेन ताकत है जिसके बारे में बात की जा रही है उसको दिखाते हैं, वो आप देखेंगे। 2014 के चुनाव में लड़े, 10 सीट जीती 0, वोट शेयर ओनली एंड ओनली 7.7% पर 9 सीटों पे तीसरे नंबर पे रहे। चुनाव 2019 लोकसभा नहीं लड़ा। अगर विधानसभा की मैं बात करूं आपसे, इसमें आपको गौर करने की जरूरत है क्योंकि अलायंस सिर्फ लोकसभा का नहीं है। लड़े 219, जीते सिर्फ और सिर्फ एक, जो जुन्नर पुणे की सीट थी, पर 16 लाख से ज्यादा वोट मिले। पर बड़ी बात है कि 6 सीट्स पे दूसरे नंबर पे रहे और साथ में जो 6 सीट जिस पे दूसरे नंबर पे रहे, ये 6 सीटों का नाम यहां है, जो नासिक से कल्याण ग्रामीण सेंटर, अगर नासिक सेंट्रल। बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे जीत नहीं सकते, राज ठाकरे जीत नहीं सकते पर जिता सकते हैं और उनकी बड़ी ताकत यही है कि कोई भी मराठा वोट, सिंपैथी वोट उद्धव की तरफ जाने से अगर कोई रोक सकता है, ये व्यक्ति राज ठाकरे रोक सकता है मुंबई के एरिया में। इसीलिए अगर बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे और उनके पूरे अलायंस 0 पे रहे मुंबई और आसपास के इलाके में, उसके लिए राज ठाकरे जरूरी है। इसीलिए वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं या वो एनडीए को सपोर्ट कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र में विरोधी पार्टियों का टूटना एनडीए के लिए किस तरीके से फायदेमंद है, यह आपको जानने की जरूरत है। तो अगर आप ये देखेंगे, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ध्यान से आप देखिए कि 18 सीट शिवसेना को 2019 में मिली थी और एनसीपी को 4 सीट मिली थी। अब ये दोनों पार्टीज अगर साथ में कहें कि भाई हम 22 सीट का लड़ने वाले, पर गौर करिए जो मैंने आपको कहा 23.5% वोट शेयर और 15.7 जो मैंने आपको बताया था मराठा वोट स्प्लिटिंग को। अब आप देखिए ये स्प्लिट मतलब इनकी सीट कन्वर्ट करने की एबिलिटी आधी 50% हो चुकी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या स्थिति है इनकी, देखिए
अब ये बची कुची सेना हो गई है, ये बची कुची एनसीपी हो गई है। सिंबल भी अब शरद पवार के पास नहीं रहा है और अब उद्धव ठाकरे के पास भी सिंबल नहीं रहा है। इसीलिए सीटों का जो फॉर्मूला क्या है, वो क्या होने वाला है, ये पेच क्या होने वाला है, ये क्या फॉर्मूला रहेगा, ये इसका जवाब आपको आने वाले 2 दिनों में मिल जाएगा। पर अभी ध्यान से आप देखिए, एनडीए में बीजेपी चाहती है कि वो करीबन 28 सीटों तक लड़े, शिवसेना चाहती है कि वो 15 सीटों तक लड़े और ये मेन फॉर्मूला है। अब एनसीपी 4 और एमएनएस 1। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपको समझने की जरूरत है कि 48 सीटों का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा एनडीए का, बीजेपी पहले 24 सीटों पे लड़ती थी, 25 सीटों पे लड़ती थी, अब वो 28 सीटों पे लड़ना चाह रही है। मोस्टली सीटों का फॉर्मूला ये होने वाला है। पर इंडिया अलायंस का देखेंगे आप, उद्धव सेना 20, कांग्रेस 18 और एनसीपी 4। तो ये फोकस रहा है। तो शरद पवार ज्यादा सीटों पे लड़ने पे फोकस नहीं कर रहे हैं इस बार, वो उन्हीं 4 सीटों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। ये वो अपनी, उनका पूरा फोकस ये है कि उनकी बेटी खुद बारामती से चुनाव जीत जाए, क्योंकि वहां पे उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। मतलब एसेंस क्या है, बड़ी बात क्या है जो आपको इस चुनावी क्लास में मैं चुनाव का प्रोफेसर आपका प्रदीप भंडारी बता रहा हूं कि अगर 48 सीट्स महाराष्ट्र में किसी को भी जीतनी है या मेजॉरिटी उसकी सीट जीतनी है, उसके लिए मराठा वोट 60% चाहिए होगा, या इस मराठा वोट को 4 भागों के अंदर डिवाइड करना होगा। या तो 60% मराठा वोट लो या 4 में उसको बांटो। पर आज की ग्राउंड की रियलिटी यही है कि जो ये मराठा वोट का ज्यादा हिस्सा, मेजॉरिटी हिस्सा एनडीए में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो एनडीए को जो स्विंग मराठा वोट है, राज ठाकरे, उद्धव सेना के बजाय एकनाथ सेना और अजीत पवार के कारण शिफ्ट होता हुआ एनडीए में दिख रहा है। तो आज आपको होमवर्क क्या है, होमवर्क जरूर करिएगा। जो बच्चे होमवर्क करते हैं वो आगे जाते हैं। यह है महाराष्ट्र में कितने मराठा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब आपके पास होगा। मैं चुनावी प्रोफेसर प्रदीप भंडारी आपके व्हाट्सएप का इंतजार कर रहा हूं 858805805811 पे, 858805805811 पे। आप 24 की सरकार की आज की चुनावी क्लास में अपने जवाब को भेजिए। महाराष्ट्र में अब तक कितने मराठा मुख्यमंत्री रह चुके हैं? सही जवाब को अगले एपिसोड में मैं पढ़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे जी न्यूज पे 24 की सरकार में। मेरे साथ आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जी न्यूज।